वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में आई हुई एक भर्ती के बारे में। देखिए, इसमें 3 तरह के पद आए हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी और आईटीआई वालों के लिए और 10वीं पास वालों के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्रुप बी की जो पोस्टेड है उनके लिए, क्योंकि हम सबको एक ही में घुसेड़ देंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा। हौच पौच हो जाएगा तो मामला गड़बड़, आपको सही से समझ में नहीं आएगा और मेरा समझाना में बेकार है। तो इससे अच्छा है एक एक करके बड़े प्रेम से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं ग्रुप बी की पोस्ट। अब ग्रुप बी की पोस्ट देखिए, जो नौकरियां होती हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया, तो ए बी सी डी, तो इसे बी है तो मतलब आप समझ जाओ ए वाली होती है आईएएस वाईएएस वाली, तो आईएएस वाले से छोड़ के बी नंबर में जिसे आप जेसीओ बोलते हो, ठीक है, नॉर्मली आप बोलते हो, तो ये सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होने वाली बेसअप में है। इसमें जेसीओ नहीं बोलते हैं, वो सेना में बोलते हैं, लेकिन इक्वलेंट टू जेसीओ इनको कह सकते हो। ये भी ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहती है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर होते हैं, जैसे सिविल पुलिस होती है, अर्धसैनिक बल होते हैं, बेसअप भी अर्धसैनिक बलों में आती है। तो इसमें क्या है कि आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट है। बात करेंगे डिटेल में सारी की सारी। अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, माइनस मार्किंग है कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका थोड़ा सा बड़ा है, मैं उसके बारे में भी आराम से बात करूंगा, इसी वीडियो में बात करूंगा। ऐसा नहीं अलग से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि सब इसी में करने वाले हैं। तो इसमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात यह है कि 2024 की ये भर्ती होने वाली है और इसमें लड़के और लड़कियाँ, मेल एंड फीमेल दोनों ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है। अब ग्रुप बी की पोस्ट ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो, सबसे पहले आप यहाँ से देखो सब इंस्पेक्टर वर्क्स में, ठीक है, 2 तरह की वैकेंसी है, एक तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स और दूसरा है सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। या फिर आप इन्हें जूनियर इंजीनियर भी बोल दो, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा टेक्निकल का काम होने वाला है, लेकिन फौज में है, बीएसएफ में है, इसलिए सब इंस्पेक्टर रैंक तो एक मिलेगी, भले ही आपका काम किसी तरह का क्यों ना हो, लेकिन रैंक तो आपकी एक रहेगी, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर की आपकी 2 तरह की वैकेंसी है, एक तो सब इंस्पेक्टर वर्क्स में, दूसरी आपकी सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में। अब देखो, सब इंस्पेक्टर वर्क में आपके कितना क्या वैकेंसी है, आप यहाँ से कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा भर्ती आती नहीं है, पहले ही भर्ती आई है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर्ती नहीं आई इनकी, थोड़ी ही भर्ती आती है। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप देख लो, टोटल 9 वैकेंसी है, और जो है ना सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए टोटल 13 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए दोनों में एक एक वैकेंसी रिजर्व है, ठीक है। 10% रिजर्वेशन रहता है, भूतपूर्व फौजी हैं तो इसमें भाग ले सकते हैं। अब इसकी पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपकी रहती है 6वां 7th CPC के अनुसार। मूल वेतन 35,400 से चालू होगा। सैलरी की बात करूं तो 60,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। बात समझ गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक एक चीज़ बड़े ही प्रेम से देखेंगे। अब देखेंगे कि कोई भी भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप इसमें भाग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी 2 शादी वगैरह हो रखी हैं तो ऐसे बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ए पर्सन मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग सपोज लिविंग, मतलब कि आपकी वाइफ जिंदा है, आप शादी कर रहे हो तो भी तो ही आप इसमें जो है ना भाग नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपको कई बार ऐसा आता है कि अनमैरिड, ठीक है, ये चीज़ भूल दी जाती है, लेकिन ये बीएसएफ की वैकेंसी है और इसमें कहीं भी आप देखिए अनमैरिड नहीं लिखा हुआ। आप यहाँ से देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप यहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हो, कहीं भी अनमैरिड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनमैरिड, अगर आप मैरिड हो तो भी आप इसमें जो है ना भाग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा की अगर देखें तो दोनों के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि एक ही उम्र सीमा है कि 30 साल से उम्र आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उम्र सीमा की गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। और उसी तिथि से आप अपेयरिंग, एक तरह से देखा जाए तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, उस तिथि तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए होता है, ठीक है। मैं आपको अंतिम डेट बताऊंगा, उसके पहले अगर आपके जो ना रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें अंतिम ईयर का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, नहीं आता तो नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो 30 साल तक इसमें उम्र सीमा है। रिलैक्सेशन में बात करूं तो रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो ना नौकरी है, तो इसमें क्या SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व फौजियों को 3 साल, गवर्नमेंट अगर सर्वेंट है तो उसको 5 साल। तो इस तरह छूट वगैरह मिलने का प्रावधान पूरा है, अब पूरा इसका लाभ उठाओ। अब बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपकी जो ना पढ़ाई लिखाई इसमें कितनी क्या मांगी गई उसके बारे में थोड़ा सा। तो अब यहाँ से चेकआउट करो। सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए हम देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें क्या कि आपके पास में 3 साल का पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसमें भाग ले सकते हो, ठीक है, रेगुलर होना चाहिए। ये हो गया वर्क्स का। अब हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, तो सीधी सी बात, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप इसमें भाग ले सकते हो। मतलब सिविल इंजीनियरिंग वाले और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे जो ना फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह आपका कितना क्या रहेगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर लो कि हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले लड़कों के लिए चेक कर लो, ठीक है, फिर यहाँ से
अब लड़कियों के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लो। हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 सेंटीमीटर, वेट हाइट के अकॉर्डिंग लड़कियों की हाइट थोड़ी सी कम होती है 157 सेंटीमीटर, सीना लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, और लड़कियों का वजन 46 केजी से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा। विजन वगैरह आपका जो ना आँखें 6/6 की होनी चाहिए, तो ध्यान रहे चश्मे के साथ में भी अगर आपकी 6/6 है तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टैटू वगैरह नहीं चलते हैं, अलाउड नहीं होते हैं, तो टैटू जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य के रहने वाले क्यों ना हो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों का सेम तरह का ही है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ वर्क्स का है वहाँ सिविल इंजीनियरिंग से आपके क्वेश्चंस रहेंगे और इलेक्ट्रिकल वालों के तो इलेक्ट्रिकल से रहेंगे। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, ओमार बेस आपका रहने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले आपका जो है ना एक रहेगा जिसमें एक प्रश्न रहेगा एमसीक्यू टाइप का, जिसे हम बोलते हैं, तो एमसीक्यू टाइप का आपका रहेगा। तो एमसीक्यू में क्या रहेगा, उसमें एक प्रश्न रहेगा और उसके 4 उत्तर होंगे, कोई आपका एक जो है ना सही होगा। और ये जो पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ओमार बेस होगा। ओमार बेस का मतलब ये है कि आपको गोले काले करने वाले हार्ड कॉपी वाला होगा। ठीक है, तो जो फेज़ 1 है इसमें आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बार सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा बता देता हूँ। पहले आपका जो ना फेज़ 1 होगा। ठीक है, और फिर आपका एक रिटन एग्ज़ाम भी होगा साथ में, ये दोनों होंगे। फेज़ 1 ही आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहले आपका फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट होगा, फिर आपको एक रिटन वाला टेस्ट रहेगा। ठीक है, रिटन वाले टेस्ट के बाद में आपका जो ना फिजिकल वगैरह रहेगा, उसके बाद मेडिकल रहेगा। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जो आपका ये ओमार बेस्ड होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी आप यहाँ से देख लो। समय आप यहाँ से चेकआउट कर लो कि आपके पास में समय कितना रहेगा। आपके पास में 1.5 घंटे का टोटल समय रहेगा, और 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस वगैरह के रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 25-25 का रहेगा। जनरल इंजीनियरिंग ये क्या है कि अगर आप जो है ना वर्क्स के लिए जा रहे हो तो सिविल से प्रश्न रहेंगे, अगर जो है ना आप इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हो सब इंस्पेक्टर, तो इलेक्ट्रिकल से आपके प्रश्न आएंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो है ना इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। अब जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का आपके सामने सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको जो ना बोल बोल के आपको नहीं बताऊंगा, आप जनरल अवेयरनेस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप सिविल इंजीनियरिंग के हो तो सिविल वाला ये जो ना ऊपर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये थोड़ा सा लिखा है इसका भी ले लो। ठीक है, तो पेपर 1 आपका जो ना ओमार बेस्ड रहेगा। तो इस तरह आपने जो है ना दोनों का ले लिया आपने। ठीक है, सिविल वालों ने ऊपर ले लिया और इलेक्ट्रिकल वालों ने नीचे अपना स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये आपका पेपर 1 हो गया। अब इसके बाद पेपर 2 रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहेंगे बच्चों, ये आपका रिटन एग्जाम होगा, आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा में, स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आपको लिखना होता है, लिख के उत्तर देना होता है, जैसे ऐसे लिखे जाते हैं, तो उसी प्रकार आपको इसमें भी लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका पेपर 1 है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन जो आपका पेपर 2 लिखने वाला है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें 2 घंटे का आपके पास में समय रहेगा। भागने को तो बोला नहीं था आपसे, तो इधर उधर क्यों भागे। 2 घंटे का समय रहेगा। ये आपका पेपर 2 कन्वेंशनल टाइप का आपका होने वाला है। अब देखो सब इंस्पेक्टर्स वर्क्स के लिए क्या रहेगा, जनरल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न 10 अंकों का। इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपके जो है ना 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग, 12 क्वेश्चन विल बी गिवन आउट 10 क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऑप्शन देंगे, आपको 10 प्रश्न ही हल करने हैं, एक प्रश्न 10 अंकों का, तो 100 का हो गया है। लेकिन टोटल प्रश्न ये लोग कितने देंगे, 12। चुनाव कर लीजिए जो भी आपको अच्छे पसंद आए, जो इसको आपको आता हो, नॉलेज हो, ज्ञान हो। पसंद से क्या ही होता है, ज्ञान है तो बात है। तो 12 में से आपको 10 करने हैं। अगर 10 आपको जो भी आते हो चुनाव करके आप उनके 10 के उत्तर लिख दो, एक प्रश्न 10 अंक का। अब मैं आपको सिलेबस बताऊंगा क्या रहेगा आपका। ठीक है, सेम इसी प्रकार जो है ना मैं बात करूं तो जेई इलेक्ट्रिकल वालों का भी सेम आपका होने वाला है। 12 प्रश्न होंगे, 10 का चुनाव करके 10 के उत्तर लिखने, एक प्रश्न 10 अंकों का। और ध्यान रहे कि यही मेरिट लिस्ट में आपके नंबर जोड़े जाएंगे, यही जो आप रिटन एग्जाम में लिखोगे इसी के नंबर जोड़े जाएंगे। ऊपर एमसीक्यू वाला जो हो गया ओमार वेस्ट वाला, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है, फिर आ जाना मेंस में। ये आपका एक तरह से मेंस एग्जाम काफ़ी टफ है भाई। ग्रुप बी की नौकरी मिलने वाली है, कोई खेल या हलवा तो है नहीं कि आप जो है ना कांस्टेबल बना दिए जा रहे हो। ग्रुप बी की आप जो है ना एक बढ़िया नौकरी पाने वाले हो, जिसमें एक अच्छा वेतन आपको मिलने वाला है, तो भाई कुछ तो रहेगा टफनेस आपकी। अब यहाँ से आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, सब इंस्पेक्टर वर्क्स वाले। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है, वर्क्स वाले भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक है, ये सब काफ़ी अच्छा आपका जो ना चीज़ें पूछी है, जो आपने पढ़ा है ना सिविल इंजीनियरिंग में, सारा सब कुछ आपका जो है ना पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ से चालू हो जाता है इलेक्ट्रिकल वाले।
अब इलेक्ट्रिकल वाले अपना यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दो, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके इसका जीरोक्स निकलवा लो, किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाकर जीरोक्स निकलवाओ, अपने सामने रखो और उन टॉपिक को एकदम आपको चाट जाना है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने हो चाहिए मिनिमम। जनरल और ओबीसी कैटेगरी को मिनिमम 50%, रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST हो गए उन्हें 45% है तो भी चलेगा। तो इतने मिनिमम नंबर होंगे तो आप फर्दर जो स्टेज है आपकी उसमें आप जो ना जा पाओगे, नहीं तो आप यहाँ से जो ना डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो बात समझ गए। अब इसके बाद आपका जो ना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मतलब रिटन एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका जो ना होने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या क्या रहेगा आपका, हाइट और चेस्ट मैंने पहले ही बता दी थी। अब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपका होगा दौड़ भाग। तो सबसे पहले लड़कियों अपने लिए देख लो, ठीक है। आपकी दौड़ कितनी है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, लॉन्ग जंप 11 फीट, हाई जंप 3.5 फीट। लड़कियों के लिए 850 मीटर की दौड़ है 5 मिनट में, और 8 फीट जो है ना आपके लिए लॉन्ग जंप है 3 चांस है, और 2.5 फीट आपके लिए हाई जंप है। ये लड़की और लड़कियों के लिए क्रमशः आपको मैंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बताने। तो जूते वूते बढ़िया पहन के जाना और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जो है ना रिटर्न की भी प्रैक्टिस करो और रिटर्न की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि दौड़ में ज़्यादा नहीं है। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने जो है ना 10-15 महीना भर भी प्रैक्टिस कर ली तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। आर्मी वाले 5-5 मिनट में मार देते हैं, 7 मिनट में है ये, आराम से आप निकाल लोगे। और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। मेरिट आपकी रिटर्न बेस पे बनेगी, तो मेहनत आपको रिटर्न में करनी है, जान लगा देनी है आपको, ठीक है। अब थर्ड फेज क्या है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका है एक तरह से प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एक तरह से वाइवा आपका हो जाएगा। जो आपने सीखा है, जो आपने डिप्लोमा में सीखा है, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल रहे होंगे। आप जब डिप्लोमा करने जाते हो तो आपकी प्रैक्टिकल की भी क्लासेस रहती हैं कि वर्नियर कैलिपर्स है तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है। कोई गेज है आपके पास में तो उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है। और सर्किट, इलेक्ट्रिकल वालों के सर्किट वगैरह के रहते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रैक्टिकल प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, और इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल टेस्ट लेकिन आपको क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए। और इसके बाद लास्ट आपका चरण है मेडिकल एग्जाम वाला। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, मैं एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आपका 1 नंबर पर जो होने वाला है OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, ये 1 नंबर पे हो गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है रिटन एग्जाम वाला, रिटन एग्जाम वाला, ठीक है। रिटन एग्जाम सबके लिए अलग अलग रहेंगे, 10 प्रश्न आपके उत्तर लिखने रहेंगे रिटन एग्जाम, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है PET, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, PET और कॉमा लगा के PST। तो PET और PST आपके हो गए। जब ये आपके क्वालिफाई हो जाएंगे तब आपका जो है ना होगा एक और टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। जो आपने डिप्लोमा में किया या आप बोलो प्रैक्टिकल, तो ट्रेड टेस्ट आपका या स्किल टेस्ट बोलो, जो भी बोलो आपका वो होगा। और लास्ट में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी कि रिटन एग्जाम के बेस पर ही बनाई जाएगी। जो आपका मेंस वाला रहेगा, रिटन वाला लिखने वाला जो रहेगा उसके बेस पर आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, recruitment.bsf.government.in पर जाकर 17 तारीख जो कि आज है, आज से अपना फॉर्म भर सकते हो और 15/4/2024 तक चलेगा। तब तक आप आराम से फॉर्म भरो। फॉर्म की फ़ीस जो है वो 200 रुपये है, प्लस आपके चार्जेज है 47 रुपीज़। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कोई फॉर्म फीस आपको नहीं देनी, और SC और ST बच्चों को भी इसमें फॉर्म फीस नहीं देनी, और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भी इसमें फॉर्म फीस नहीं देनी है। तो हमने अब मोस्टली चीज़ डिस्कस कर ली हैं, थोड़ा एक बार स्क्रॉल कर ले। यहाँ से एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम इन्होंने बोला है वो पूरे फर्स्ट फेज़ को बोला है। फर्स्ट फेज़ में क्या है बच्चों कि आपका ये OMQ वाला है, मतलब कि ये OMR बेस्ड भी रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वाला भी रहेगा। और इसके बाद वाला आपका जो है इसी फेज़ में ही है आपका। आप यहाँ से देखिए फेज़ जो आपका B है, इसी में ही आपका जो ना एक हार्ड कॉपी वाला जो रहेगा एग्ज़ाम। तो मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, वो दोनों को जोड़कर बनेगी। मतलब कि आपका जो हार्ड कॉपी वाला एग्ज़ाम हुआ और जो OMR बेस्ड हुआ, दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको दोनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है, दोनों का नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन था, तो आप
जैसा कि मैंने अर्लियर बताया था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो फेज़ 1 कोड नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ रिटन वालों को जोड़ा जाएगा जो आप लिख के देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये करेक्शन है इस वीडियो में कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ OMR भी हुआ और जो रिटन आपने लिख के दिया, दोनों को जोड़ के ही मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो बस अब ये वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।